नमस्कार। डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। तो बुलेटिन में सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और शून्य प्रदूषण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में केंद्र सरकार की ऐतिहासिक पहल। कैबिनेट ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को दी मंजूरी। दूरदर्शन और आकाशवाणी के आधुनिकीकरण के लिए कैबिनेट का अहम फैसला। 2,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में 2,615 करोड़ रुपए की लागत के सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी कैबिनेट से मंजूरी। यूपी के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में जनवरी में ही चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के हाईकोर्ट के आदेश के हिस्से पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। यूपी सरकार की अर्जी पर नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में मांगा जवाब। मध्य प्रदेश में कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक पहल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकमगढ़ जिले में 10,000 भूमिहीनों को दिया जमीन का पट्टा। बाद में राज्य सरकार इन भूखंडों में मकान भी बनाकर देगी। दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के यूथ वर्टिकल डिक्की नेक्स्ट जेन की आज राजधानी नई दिल्ली में हुई लॉन्चिंग। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया उद्घाटन। पाकिस्तान में आतंकियों ने लंच कर रहे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के 2 अफसरों को रेस्टोरेंट में आकर मारी गोली। मौके पर ही हो गई मौत। लाहौर से करीब 450 किलोमीटर दूर खानेवाल में अज्ञात बंदूकधारियों ने दोनों अधिकारियों पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। और खेल की खबरों में भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अस्पताल में किया गया शिफ्ट। एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंबई किया गया शिफ्ट। तो ये थी इस समय तक की हेडलाइंस और अब हम देखेंगे खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट के बड़े फैसलों की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 19,744 करोड़ रुपए की शुरुआती लागत से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता में बताया कि हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य देश को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का बड़ा केंद्र बनाना है। उन्होंने कहा कि यह मिशन जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू करने की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस मिशन के तहत प्रतिवर्ष 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे हर साल जीवाश्म ईंधन के आयात पर 1 लाख करोड़ रुपए बचाए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे कार्बन उत्सर्जन में भी प्रतिवर्ष 5 करोड़ मीट्रिक टन की कमी आएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साथ ही सरकारी सूचना तंत्र को बेहतर बनाने के लिए ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम BIND को भी मंजूरी दे दी। इस पर वर्ष 2025-26 तक 2,539 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इस योजना के जरिए प्रसार भारती को प्रसारण के बुनियादी ढांचे और समाचारों की विषय वस्तु को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे वामपंथी उग्रवाद वाले और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समाचारों की प्रभावी पहुंच संभव हो सकेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना से दर्शकों
और श्रोताओं को गुणवत्ता युक्त सूचना और समाचार मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार आकाशवाणी और दूरदर्शन को आधुनिक और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि नई योजना के तहत दूरदर्शन और आकाशवाणी के स्टूडियो और ब्रॉडकास्ट उपकरणों का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण किया जाएगा। नए ओबी वैन खरीदे जाएंगे। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की एफएम सेवाओं का विस्तार किया जाएगा और देश की 80% आबादी तक इसकी पहुंच बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के दूरस्थ, जनजातीय, वामपंथी, उग्रवाद प्रभावित और सीमावर्ती क्षेत्रों तथा आकांक्षी जिलों में दूरदर्शन के 8 लाख डीटीएच सेट टॉप बॉक्स वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में 2615 करोड़ रुपए की लागत से सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। 382 मेगावाट क्षमता वाले इस प्रोजेक्ट को सतलज नदी पर बनाया जाएगा। और अब रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर का, और दूसरी बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ी राहत दी है। बुधवार को ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश को 3 महीने देरी से चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 31 जनवरी तक चुनाव करा लेने का आदेश दिया था। आगे की खबरों में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजस्थान दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजस्थान दौरे के दौरान उन्होंने आज माउंट आबू में ब्रह्म कुमारीज संस्थान में ध्यान किया। राष्ट्रपति ने संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पांडव भवन में ब्रह्मा बाबा स्थान और समाधि स्थल शांति स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद वो संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के पांडव भवन में ब्रह्मा बाबा स्थान और समाधि स्थल शांति स्तंभ पर गईं और वहां पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। आज की एक और बड़ी खबर, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में आजम खान के बेटे के खिलाफ चल रहे केस को यूपी से बाहर ट्रांसफर करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी। आजम खान ने ट्रांसफर की ये मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दखल की कोई वजह नहीं दिखती। कोर्ट ने आजम खान से कहा कि वो चाहें तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट में दायर याचिका में त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ एफआईआर की मांग भी नहीं की गई। इसके बावजूद कोर्ट ने रावत का पक्ष सुने बिना ही उनके खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट रावत और उत्तराखंड सरकार की अर्जी पर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा चुका था और आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को ही खारिज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जयपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2019 के घोषणा पत्र में राजस्थान की सरकार ने कहा था कि देशद्रोह के कानून को खत्म कर देगी, पर राजस्थान देशद्रोह के कानून को लागू करने वाला राज्य बन गया है। और अब खबर दक्षिणी राज्य केरल से, जहां आज फिर से राज्य की विजयन सरकार में मंत्री के तौर पर साजी चेरियन ने शपथ ले ली। इससे पहले मंत्री पद पर रहते हुए चेरियन ने भारत के संविधान पर गलत टिप्पणी की थी, जिसके बाद गवर्नर की दखल के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था।
इसके बाद इस संबंध में चेरियन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने साजी चेरियन को फिर से मंत्री के रूप में शामिल करने की मुख्यमंत्री की सिफारिश को मंजूरी दे दी और उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री की सिफारिश को स्वीकार किया है, उनकी सलाह मुझ पर बाध्यकारी है। वहीं भाजपा के केरल प्रदेश प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने साजी चेरियन को दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल करने की निंदा करते हुए कहा कि जो संविधान की निंदा कर रहा है वह उसकी कैसे शपथ ले सकता है। आगे की खबरों में, पटना में जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट सह अर्थ गंगा योजना के तहत एक ही जहाज से नदियों के रास्ते दुनिया की सबसे लंबी 3200 किलोमीटर की यात्रा पर निकलने वाला गंगा विलास कोलकाता से चलकर मंगलवार को पटना के गायघाट स्थित बंदरगाह पहुंच गया। यह जहाज गंगा नदी के रास्ते वाराणसी जाएगा। 5 सितारा होटल से भी अधिक सुविधाओं से सुसज्जित गंगा विलास को 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे। अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज की उपाध्यक्ष स्वदामिनी माथुर ने कहा कि गंगा विलास जहाज विश्व की सबसे लंबी जलमार्ग की यात्रा पर जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा के रास्ते 80 पर्यटकों को लेकर गंगा विलास जहाज 52 दिनों में असम के डिब्रूगढ़ स्थित बोगीबील बंदरगाह पहुंचेगा। आज की एक और बड़ी खबर, डिक्की यानी कि दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का यूथ वर्टिकल डिक्की नेक्स्ट जेन आज नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में लॉन्च किया गया। दिन भर चल रहे इस कार्यक्रम का उद्घाटन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया। डिक्की नेक्स्ट जेन के युवा उद्यमियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनका लक्ष्य भारत के विकास की यात्रा में अपने आप को पूरे दमखम के साथ शामिल करवाना है। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में वर्तमान में 10,000 सदस्य हैं जो देश की दिशा विकास यात्रा में मिलकर काम कर रहे हैं। डिक्की नेक्स्ट जेन का मिशन है अब दलित युवाओं के लिए नई उम्मीदों के रूप में सामने आया है। वक्त आ गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस विशेष बुलेटिन में देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा विशेष समाचार बुलेटिन। बढ़ते हैं आगे की खबरों पर। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान NMCG के अंतर्गत पिछले वर्ष 2000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 50 परियोजनाएं पूरी कर ली गईं और 43 नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण को प्रभावी रूप से कम करने, इसका संरक्षण और इसे पुनर्जीवित करने के उद्देश्य वाला केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने कोलकाता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की थी।
खबर उत्तर प्रदेश से, जहां राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 जनवरी से 4 फरवरी तक प्रदेश व्यापी सड़क सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है। सीएम योगी ने सड़क सुरक्षा के लिए 5E एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर और एनवायरनमेंट का मंत्र दिया। सीएम योगी ने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसमें सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को बैठक में निर्देश दिया कि 48 घंटे के भीतर हर थाने, तहसील और बाजारों में सड़क दुर्घटना की तस्वीर लगाई जाए। लोगों को इसको लेकर जागरूक किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा कि हाईवे और एक्सप्रेसवे के पास ट्रॉमा सेवाएं और बेहतर की जाएं। इसके अलावा परिवहन और स्वास्थ्य विभाग को साथ काम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम योगी ने बैठक के दौरान ओवरलोडिंग रोकने के लिए टास्क फोर्स के गठन की भी बात कही है। सीएम योगी ने कहा कि सड़क सुरक्षा सिर्फ एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, यह सामूहिक प्रयास से ही संभव है। इसीलिए दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभागों के बीच समन्वय लाना जरूरी है। सीएम योगी ने कहा कि अगले 5 जनवरी से 4 फरवरी तक प्रदेश व्यापी सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाए। इसे सफल बनाने के लिए जन प्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाए। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर 16 देशों में हुए रोड शो के बाद घरेलू रोड शो की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद संभाल रहे हैं। 5 जनवरी से 27 जनवरी तक देश के 9 बड़े शहरों में होने जा रहे इन रोड शो की शुरुआत मुंबई से होगी, जहां मुख्यमंत्री योगी 2 दिन यानी कि 4 और 5 जनवरी को आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और देशी निवेशकों को साधने की कोशिश हो रही है। इस दौरान देश के बड़े उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उन्हें यूपी में निवेश का न्योता दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आज शाम महाराष्ट्र में रह रहे उत्तर प्रदेश के प्रवासियों से मुलाकात कर रहे हैं और नए यूपी के बारे में बताने जा रहे हैं। सीएम योगी की फिल्म जगत के कलाकारों एवं निर्माताओं से भी मुलाकात होगी। इस दौरान वो उनसे उत्तर प्रदेश में बन रही फिल्म सिटी की संभावनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री उन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बारे में भी जानकारी देंगे। 5 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी के दौरे की शुरुआत सुबह के समय बैंकर्स और फिनटेक क्षेत्र से जुड़े लोगों से संवाद से होगी और इसके बाद वो मुंबई रोड शो में भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले को इस साल की शुरुआत में ही बड़ी सौगात मिली है। जिले का दुधवा नेशनल पार्क अब हाथी रिजर्व भी हो गया है, जो कि क्षेत्रफल के लिहाज से देश का 8वां सबसे बड़ा हाथी रिजर्व होगा और प्रदेश में ये दूसरा हाथी रिजर्व बन गया है। इस हाथी रिजर्व में पीलीभीत का टाइगर रिजर्व, बहराइच का कतरनिया घाट और दुधवा टाइगर रिजर्व के अलावा दक्षिणी खीरी रेंज का मोहम्मदी और महेशपुर रेंज भी शामिल किया गया है। इस हाथी रिजर्व के लिए केंद्र सरकार के स्तर से पहले ही मंजूरी मिल गई थी। अब प्रदेश सरकार ने भी इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। भारतीय रेलवे ने देश के प्रमुख हेरिटेज ट्रेन रूटों पर हाइड्रोजन ट्रेनों के संचालन की तैयारी कर ली है। जर्मनी, चीन और फ्रांस के बाद भारत दुनिया का 4था देश होगा जहां हाइड्रोजन फ्यूल पर ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। वर्ष 2023 के दौरान चयनित 8 प्रमुख हेरिटेज रेलवे ट्रैक रूटों पर पहले चरण में इन ट्रेनों को चलाया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर हेरिटेज रेल रूटों पर हाइड्रोजन फ्यूल आधारित
ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इनमें ज़्यादातर नैरो गेज की लाइनें हैं, जहां हल्के भार की ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों को वंदे मेट्रो के नाम से जाना जाएगा। सेंट्रल रेलवे की माथेरन हिल्स रेलवे में नैरो गेज की 19.97 किलोमीटर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में 88.6 किलोमीटर लंबी नैरो गेज लाइन, नॉर्दर्न रेलवे में कालका शिमला रेलवे की 95.4 किलोमीटर नैरो गेज लाइन और नॉर्दर्न रेलवे की ही कांगड़ा वैली में 164 किलोमीटर की नैरो गेज लाइन पर हाइड्रोजन इंजन वाली ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसी तरह से वेस्टर्न रेलवे की बिलमोरा वाघई की 62.7 किलोमीटर, माहू पातलपानी की 58 किलोमीटर लंबी मीटर गेज, सदर्न रेलवे की नीलगिरी माउंटेन रेलवे की 46 किलोमीटर मीटर गेज लाइन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की मारवाड़ देवगढ़ मादरिया की 52 किलोमीटर लंबी मीटर गेज लाइन को हाइड्रोजन चालित ट्रेनों के लिए चुना गया है। भारतीय रेलवे के मुताबिक इन सभी हेरिटेज रेलवे लाइनों पर फिलहाल डीजल इंजन वाली ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन ये सभी लाइनें ऐसे क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं जहां का पर्यावरण बेहद संवेदनशील है। उसके संरक्षण को देखते हुए प्रदूषण मुक्त फ्यूल का उपयोग किया जाएगा। भारतीय रेलवे का लक्ष्य जीरो कार्बन उत्सर्जन का है, जो कि 2030 तक उसे पूरा करना है। वक्त आ गया है एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस विशेष समाचार बुलेटिन में स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। बढ़ते हैं आगे की खबरों में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राजस्थान के पाली में भारत स्काउट्स और गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जम्बूरी कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है। पूरी दुनिया में स्काउट्स और गाइड्स तन मन धन से दूसरे के हित में समर्पण के भाव से काम कर रहे हैं। यह पूरी मानवता के लिए कल्याणकारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 2023 तक देश से कालाजार के उन्मूलन की समीक्षा के लिए राज्य सरकारों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। राज्य सरकारों ने इस बीमारी को खत्म करने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को काला आजार से निपटने में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। देश में 2007 से 2022 के दौरान काला आजार के मामलों में 58.7% की गिरावट दर्ज की गई है। 2007 में जहां काला आजार के मामले 44,533 दर्ज किए गए थे, तो वहीं 2022 में घटकर ये सिर्फ 834 मामले रह गए हैं। और अब बात मौसम के कहर की। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में भी सर्दी का सितम बढ़ गया है। उत्तरी राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार ठंड के और भी बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4-5 दिनों तक उत्तर भारत में बहुत घना कोहरा रहने के आसार हैं। इसके साथ ही दिन भर ठंड की स्थिति जारी रहने की संभावना है।
रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। खेल जगत से जुड़ी खबर है। भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। ऋषभ पंत को देहरादून से एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंबई शिफ्ट किया गया। इससे पहले ऋषभ देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती थे। 30 दिसंबर को ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया था। ऋषभ पंत कोकिलाबेन धीरूभाई अस्पताल में सेंटर फॉर स्पोर्ट्स मेडिसिन के हेड डॉक्टर दिनशॉ की सीधी निगरानी में रहेंगे। लिगामेंट टेयर के लिए ऋषभ पंत की सर्जरी की जाएगी और उनकी रिकवरी के लिए बीसीसीआई की मेडिकल टीम लगातार उन पर नजर बनाए रखेगी। खबर पाकिस्तान से। आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान अब खुद आतंकवाद के चंगुल में है। पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ ने सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। वो लगातार सरकार, सेना और सुरक्षा बलों को निशाना बना रहा है। वहीं ताज़ा घटनाक्रम में आतंकियों ने पाकिस्तान आतंकरोधी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर और इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के खानेवाल में मंगलवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने दोनों अफसरों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस घटना के बारे में प्रांतीय पुलिस ने बताया कि लाहौर से करीब 350 किलोमीटर दूर खानेवाल में दोपहर को भोजन के लिए एक रेस्टोरेंट में रुके उप निदेशक नवीद सादिक और निरीक्षक नासिर पर आतंकियों ने गोलियां चला दी, जिसमें उन दोनों की मौत हो गई। प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने पिछले साल नवंबर में सरकार के साथ अनिश्चितकालीन संघर्ष विराम की समाप्ति की घोषणा की थी, जिसके बाद पाकिस्तान में आतंकवाद में तेजी देखी गई है। आतंकवादी समूह ने अपने लड़ाकों को देश भर में हमले करने का आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ इस विशेष समाचार बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।